आपके नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो चलिए, नहीं जुड़ पाए, बरखा के पास में चलते हैं। अच्छा, बरखा भी नहीं है, कोई बात नहीं। एलजेपी के नेता राजेश भट्टा के पास में हम चल सकते हैं ना? राजेश जी, एलजेपी के नेता राजेश जी के पास चल सकते हैं क्या पीसीआर? अच्छा ठीक है, राजेश जी के पास में चलते हैं, एलजेपी के नेता हैं। राजेश जी, हनुमान जी कहां हैं अभी? मोदी के हनुमान जी कहां हैं? हनुमान जी तो सर प्रकट हो रहे हैं आपके वीडियो स्क्रीन पे। अरे महाराज, कहां प्रकट हो रहे हैं? प्रकट ही तो नहीं हो रहे ना, तभी तो हमने पूछा कि हनुमान जी कहां हैं। पिछली बार 2 सीट, जब कहते थे किंग मेकर हैं हम, जब कहते थे किंग बनाते हैं हम। और भाई अब तो यह भी कहा जा रहा है ना कि पासवान जी की सियासी विरासत के दम पर आप लोग कम से कम 50 सीट तो जीत ले जाते, कुछ नहीं हो पाया। राकेश कुमार सिंह के पास हम चलते हैं। लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर पटना में मौजूद है राकेश कुमार सिंह। राकेश, वहां पर क्या चल रहा है बताइए जरा, क्योंकि धीरे धीरे रुझान जैसे बढ़ते जा रहे हैं, महागठबंधन के लिए अच्छी खबर मिल रही है। देखिए, जिस तरह से रुझान में महागठबंधन की बढ़त लगातार बन रही है, यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं ये मछली लेकर भी आए हैं। जैसा कि सुब्रा आप जानती हैं कि ये शुभ माना जाता है मछली, और ये हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से मछली? हाजीपुर भवानीपुर से केदार यादव लाया हूँ हमेशा। क्यों? बदलाव का संकेत है, शुभ चीज है। जब लाते हैं जहाँ वहाँ सरकार बनती है। 2015 में लाए थे लालू बाबू से, तो मछली का शौकीन है लालू बाबू, जतरा बनाने के लिए आए हैं क्या? फिर लाए 2020 में, फिर सरकार बदलने जा रही है। हाँ देखिए, शुभ ये यात्रा बनाने के लिए आए हैं राशिद, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए हम इस संकेत, इस शुभ संकेत लाए मछली। ये जतरा हमारे बूढ़े लोग कहते हैं कि कभी भी जाओ तो बिहार का जतरा ठीक रहेगा कि नहीं? मछली को देख के जाओ, बिहार का जतरा ठीक रहेगा कि नहीं? जुलूस नहीं निकालेंगे ना जीतने के बाद? राकेश पूछिएगा जरा, बिहार का जतरा ठीक रहेगा कि नहीं? जुलूस निकालेंगे नहीं ना ज्यादा? तेजस्वी ने मना किया है। बिल्कुल, महागठबंधन की हवा चारों तरफ चल रही है। हमारे तेजस्वी जी हमारे चारों तरफ हवा है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये पूरा संकेत है, 200 सीट जीतेगा, 200 सीट। तो ये साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जिस तरह से रुझान लगातार आना शुरू हुआ है। राकेश, आपको लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है? राकेश, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जरा पूछिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं से कि बिहार का जतरा ठीक रहेगा ना, क्योंकि जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है। और अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि देखिए जुलूस मत निकालिएगा, मानेंगे ना उनकी बात? उनका अपने नेता की बात मानेंगे ना? कुछ हुड़दंगबाजी तो नहीं करेंगे? देखिए सुब्रा, जहां तक जो जंगल राज को लेकर लगातार चाहे बीजेपी की ओर से या जेडीयू की ओर से लगातार सवाल खड़ा किया जाता रहा था, क्या जंगल राज वापस नहीं आएगा? जी, जंगल राज वापस नहीं आएगा। हम लोग बहुत सोच समझ के हमारा जनता डिसीजन दिया है। अच्छा, आप बताइए, आप गाना गा रहे थे, गाना गा रहा था, गाना के माध्यम से मैं आप लोग को सब बतला रहा हूँ। जल्दी बताइए। अब ही नाम छपा द पूरे सब अखबार में, सीएम बन गई राकेश, आपको रोकना पड़ा है। राघोपुर विधानसभा सीट से नहीं, ये बताना जरूरी है, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं। अभी की बड़ी खबर, राघोपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी यानी तेजस्वी यादव आगे हैं। गाने को चालू रखा जाए राकेश, गाने को चालू रखा जाए। और चच्चा, नौजवान चाची और चच्चा कहे बटन दबैनी भैया, ललटेन पे अबरी पक्का, यह चर्चा बारे गौआ जबार में, सीएम बन गई ले तेजस्वी भैया बिहार में। बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं इंडिया टीवी। 10 सर्कुलर रोड से राकेश कुमार सिंह यानी राबड़ी हाउस से राकेश कुमार सिंह रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नीतीश के घर के बाहर क्या चल रहा है, बरखा बताएंगे हमें। बरखा, सुबह से लेकर के अब तक सन्नाटा, आपने किसी से पूछा नहीं इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बिल्कुल, यहाँ से आने जाने वाले लोग थे ना राशिद, उनसे बिल्कुल ये सवाल यहाँ पर किए गए थे कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है। तो लोगों का जवाब यही है कि वाकई में आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि इतना लंबा वक्त जो तमाम नाकामयाबियां हमने यहाँ पर देखी है सरकार की, उसके बाद ये सन्नाटा होना लाजमी हो जाता है। ये लोगों का कहना है
और किस तरह से तेजस्वी को लेकर वाहवाही करते लोग थक नहीं रहे हैं यहाँ पर, ये अपने आप में संकेत देता है। और उसी के साथ संकेत देते हैं ये तमाम वो रुझान जो अब सामने आने लगे हैं राशिद। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मैंडेट के साथ अगर ये मैंडेट क्लियर हो जाता है, बरखा सारे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कहते रहे लालटेन का जमाना गईल बा, लेकिन जो नतीजे और रुझान बता रहे हैं वो ये दिखता है कि लालटेन का जमाना आई गईल बा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष सर, शायद ऐसा ही लग रहा है। एलईडी शायद पसंद नहीं आई है यहाँ पर लोगों को एनडीए की, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था रैलियों में। उसी लालटेन को वापस लाना चाहते हैं, वही लालटेन शायद थोड़ी रोशनी लोगों की, जनता की बड़ी खबर है जो बता देना जरूरी है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार 2 सीटों से आगे चल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 2 सीटों से एआईएमआईएम के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत झोंकी और देखिए जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं 25 की 25 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे और रैलियों में लगातार वो निशाना साधते रहे, न सिर्फ एनडीए पर बल्कि कांग्रेस पर भी, आरजेडी पर भी। और ये कहा जा रहा था कि कहीं बीजेपी को फायदा न मिले उससे। इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है। पटना साहिब से बीजेपी के नंद किशोर आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर। हसनपुर से आरजेडी के तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। हालांकि ये जो तमाम रुझान है वो एक्सपेक्टेड थे, अनएक्सपेक्टेड रुझान जैसे ही आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, पटना साहिब की सीट, बीजेपी के नंद किशोर आगे चल रहे हैं। आरजेडी लीडर रामदेव यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामदेव जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि तेजस्वी यादव ने पूरे कैंपेन में खुद को लालू यादव की विरासत से थोड़ा सा अलग हट के रखने की कोशिश की, युवा चेहरे के तौर पर, विकास की हिमायती के तौर पर खुद को दिखाते रहे। लेकिन आखिरकार जब एग्जिट पोल्स के नतीजे आए, कहना पड़ा उन्हें कि देखिए हुड़दंगबाजी नहीं, हालांकि साफ साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन ये कहा जुलूस मत निकालिएगा। तो फिर से एक बार उन्हें डर सता रहा है क्या कि कहीं अगर हुड़दंगबाजी हुई तो जंगल राज वाला ठप्पा जो है सबको याद आ जाएगा? कोई जंगल राज नहीं, संयम बरतना कोई बुरा बात नहीं है। उन्होंने संयम बरतने का ऐलान किया है। हमारे सभी कार्यकर्ता उस आदेश का पालन करेंगे। और आप जान लीजिए, इन लोगों ने बदनाम किया जंगल राज। लालू जी ने यहाँ के लोगों को जगाने का काम किया तो इन लोगों ने ठप्पा मार दिया। ये जंगल राज है। आज अनाथालय की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, उसको बलात्कार किया गया। और बालिका गृह मुजफ्फरपुर की घटना आप जानते हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार है सबकी नकारा साबित हुआ। बिहार की जनता ने जनादेश गुरु प्रकाश ठीक है, ये आपके एनालिसिस है। लेकिन गुरु प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ में जुड़े हैं। गुरु प्रकाश जी, चूक कहां पर हो गई? क्योंकि दांव तो हर एक चला गया, दांव लकड़ सुंगुआ का भी चला गया, दांव डबल इंजन डबल युवराज का भी चला गया, दांव एलईडी और लालटेन का भी चला गया, दांव लाठी भाजन रैली का भी चला गया, राम मंदिर की बात भी की गई, घुसपैठियों की भी बात की गई, सीए की भी बात की गई, एनआरसी की भी बात की गई। लेकिन चूक कहां पर हुई है? होता है, मैं टीवी चैनल पे गुरु प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? गुरु प्रकाश जी, क्या? जी हाँ, बोलें। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। होता है, मैं आपके टीवी देख रहा हूँ। एनडीए क्या थी तो 3 बजे हमारे महागठबंधन प्रसन्न हुए। एक बड़ी अच्छी मुहावरा है, मैं आपको से बताना चाहता हूँ। 9 खेल होगा, राधा नाचे, लेकिन महागठबंधन के कार्यकर्ता से जश्न। गुरु प्रकाश जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। मैं काम करता हूं, अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि आपकी आवाज ठीक की जाए। आपकी आवाज जैसे ही ठीक होगी दोबारा हम आपके पास में आएंगे। मनोज लाल दास जी, मेरे पास में ट्विटर पर कई मैसेज आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश बाबू और जेडीयू को एक बदुआ लग गई है। यह बदुआ है गुप्तेश्वर पांडे की। और अभी आप देखिए, अभी इससे आप कोई अदेशा नहीं निकाल सकते। और अगर बदुआ क्या होता है, दुआ क्या होता है चुनाव में, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने अपने विकासात्मक के सोच के बल पर हम आगे बढ़ते हैं। खेल कर दिया, वीआरएस ले लिया। पहली बार बीजेपी की वजह से वीआरएस लिया, खेल हो गया। दूसरी बार आप लोगों की वजह से वीआरएस लिया, खेल हो गया। सुशांत सिंह राजपूत न भूले हैं न भूलने देंगे, आप लोग करते ही रह गए। न तो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बीच में आया, न ही गुप्तेश्वर पांडे जी को टिकट दिया और वो बेचारे रह ही गए।
आए, उनको हमने पार्टी में ज्वाइन कराया। तो पार्टी में ज्वाइन करने का मतलब ये थोड़े होता है कि आप जो है तो अरे सभी का अपना एक सपना होता है ना, एक सपना तो सभी का होता है। टैली एक बार यहाँ पर बतानी बहुत जरूरी है, टैली को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी तक जो ट्रेंड आए हैं 80 पर महागठबंधन आगे, सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में आरजेडी। फ्रैक्चर क्या है, ब्रेकअप क्या है बताएंगे। 62 पर एनडीए आगे, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में बिहार में बिग ब्रदर बनने की राह पर है, यानी बीजेपी की लकीर हो गई है लंबी। एलजेपी कितनी सीटों पर आगे चली है ये भी आप देखें, एलजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार एलजेपी को मिले थे 5 सीटें मिली थी पिछली बार। 2019 के लोकसभा चुनाव की भी मैं बात करूंगा, और 2015 में बीजेपी को 24% वोट मिले थे। क्या बीजेपी इससे आगे निकलेगी? 2015 में आरजेडी को 18% वोट मिले थे, क्या आरजेडी इससे आगे निकलेगी? 2015 में कांग्रेस को मिले थे 6.25% वोट, क्या कांग्रेस इससे आगे निकलेगी? जेडीयू को 2015 में 16% वोट मिले थे, बाद में 16 महीने के बाद जेडीयू वापस से फिर उसने बीजेपी का दामन थाम लिया था और एनडीए में चली गई थी और नीतीश मुख्यमंत्री बने रह गए थे। लेकिन क्या उतने ही वोट परसेंटेज का उसी के आसपास रहेगा या फिर नहीं? सीट शेयर क्या होगा ये भी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, 65 पर एनडीए आगे, महागठबंधन 79 पर आगे, 5 पर एलजेपी आगे, 1 पर अदर्स आगे, यानी अन्य पार्टी 1 पर आगे चल रही है। बिल्कुल तोड़ करके दिखाया जाए, ब्रेकअप करके यहाँ पर दिखाएं, ब्रेकअप करके एक बार दिखा देते हैं, ब्रेकअप करके दिखाइए ताकि हम ब्रेकअप में ये दिखा सकें कि अगर एनडीए 66 पर आगे है तो इनमें से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी हैं, महागठबंधन 79 पर आगे है तो इसमें से आरजेडी की सीटें कितनी हैं, ये दिखानी बहुत जरूरी है। और जिला के मुताबिक भी हम दिखा रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अब देखें ये ब्रेकअप आ रहा है, ब्रेकअप में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखें एनडीए का ब्रेकअप, एनडीए ब्रेकअप दिखाएं। एनडीए के ब्रेकअप में अगर 66 सीटें एनडीए को मिली हैं, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही 45 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 19 पर जेडीयू आगे है, 2 पर मुकेश सहनी यानी कि सन ऑफ मल्ला वीआईपी की पार्टी 2 पर आगे चल रही है, आरजेडी 52 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 16 पर आगे चल रही है, लेफ्ट पार्टीज भी आगे चल रही हैं 13 पर, 2 पर वीआईपी आगे चल रही है। वीआईपी का मतलब है मुकेश सहनी की पार्टी, इनमें से एक सिमरी बख्तियारपुर की सीट है जिस पर मुकेश सहनी खुद ही चुनावी मैदान में है, यानी 66 पर एनडीए आगे, 79 पर महागठबंधन आगे, 5 पर एलजेपी आगे, 1 पर अदर्स आगे चल रही है। 243 में से अभी तक कुल मिला जुला करके जो रुझान आए हैं, बीजेपी 45 पर आगे, 19 पर जेडीयू आगे, 2 पर वीआईपी आगे चल रही है। चलिए ठीक है, ये जो ब्रेकअप से हम लगातार दिखाते रहेंगे दर्शकों को और इस पर नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन इसका विश्लेषण करना भी जरूरी है कि अगर जेडीयू के हाथ डबल हार लग रही है तो इसका मतलब क्या है। मनोज लाल दास मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू की ओर से, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी देखिए, ये अब लग रहा है कि नीतीश कुमार के कई जो फैसले हैं वो बिहार की जनता को रास नहीं आए। बिहार की जनता के बारे में ये कहा जाता है कि वो अगर कुछ फील करती है ना, भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार ये कहा जा रहा था कि जो आप लोगों का यू टर्न हुआ वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। तमाम नाराजगी की वजह एक तरफ, लेकिन जो यू टर्न है आज, क्या आप मानते हैं कि इसी वजह से आपको दरकिनार किया है बिहार की जनता ने? 2017 में बीजेपी के साथ फिर से एक बार आने का निर्णय आप लोगों ने लिया, लेकिन कई फैसलों में ये भी एक फैसला है जो उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जनता ने कहीं से कोई यू टर्न नहीं लिया है, चल रहा है बहुत ज्यादा। इस मार्जिन को भी नहीं देख सकते हैं। अभी आप 143-44 का बता रहे हैं, अभी 100 सीट आने को बाकी है। और राजनीति में अंतर आगे पीछे चलते रहता है। हो सकता है कि कुछ बातों पर जनता हमसे नाराज हो, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। समय का जनता की नाराजगी से कुछ लेना देना नहीं है क्या? मनोज जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार लगातार सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं, जनता की नब्ज पकड़ने के लिए जाने जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि जनता की नाराजगी से कुछ लेना देना ही नहीं है। क्या यही एटीट्यूड रहा जिसकी वजह से जनता छिटक गई है आपसे? देखिए, क्या कह दिया कि प्रवासी मजदूर कैसे आएंगे, हम आने नहीं देंगे अंदर बिहार के, इस तरह के बयान दिए ना। ये भी कह दिया कि भाई बिहार का डेवलपमेंट उतना कैसे हो सकता है, समुद्र नहीं है, अब समुद्र को शिफ्ट कर लिया जाए क्या मुंबई से बिहार में? अब बिहार की जनता क्या पूछेगी? जनता देखिए, जनता क्या पूछेगी इसका कोई सवाल नहीं है। जनता के बीच में हमने अपनी बातों को रखा, अपनी विकासात्मक सोच को रखा। जनता अगर उसको अभी ना पसंद की तो हम जनता के आदेश को सुरक्षित कर रहे हैं। एक बार बहुत तेजी में जो नए गेस्ट हमारे साथ से जुड़े हैं, एक बार क्विक राउंड अप में उनके पास भी चलते हैं हम।
अनुमा आचार्य कांग्रेस की नेता हमारे साथ में जुड़ी हैं, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के भी हमारे साथ में जुड़े हैं। अनुमा आचार्य जी, सोनिया गांधी ने कहा था ये बंदी वाली सरकार को हटाना है, नोटबंदी वाली सरकार, नोटबंदी वाली, रोजगार बंदी वाली, पैसा बंदी वाली, कोरोना बंदी वाली, नौकरी बंदी वाली, रोटी बंदी वाली, थाली बंदी वाली सरकार। नए सरकार के रोड मैप में मैं बस यही एक चीज जानना चाहूंगा, जंगल राज तो नहीं होगा ना? नए सरकार के रोड मैप में बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो मिलेगा ना बिहार वालों को? बिल्कुल मिलेगा। जो वादा किया है, प्रॉमिस किया है, वो उसके सोच के किया है, जो इम्प्लीमेंट हो सकता है उसी की बात की है। क्योंकि बहुत दिनों से हम जुमले सुन रहे हैं, तो जो हत्या हम दूसरों में देखते हैं खुद में तो डेफिनेटली नहीं करना चाहेंगे। इतने जुमले सुने हैं लोगों ने पिछले काफी दिनों में, मैं नहीं समझती कि उसके बाद जनता है उसको जुमलों पर किसी तरह का यकीन आएगा। और जो बात कही गई है, जो तेजस्वी यादव ने, जो महागठबंधन की तरफ से जो प्रॉमिसेस हुए हैं, वो डेफिनेटली अनुमा जी, उनका प्रैक्टिकल तरीका भी है करने का। अनुमा आचार्य राशिद, मैं आपको बताऊं और दर्शकों की जानकारी के लिए, अनुमा आचार्य रिटायर्ड विंग कमांडर हैं भारतीय वायुसेना से। अनुमा जी, मुझे लग रहा था कि आप जवाब देंगी, न पुलवामा चला न गलवान। अनुमा जी आपसे सवाल, मनीष जी ने कोई सवाल किया है आपसे? अनुमा जी, मैंने सवाल तो नहीं सुना, लेकिन मैंने एक सवाल ये सुना था कि अगर आपकी पार्टी अगर सत्ता में महागठबंधन आता है तो क्या आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो मैंने उसका जवाब दिया था, और वो जवाब मैं दोबारा आपके सामने कहती हूँ। वो जवाब ये है कि देखिए, जुमलों से ना देश की जनता भी बहुत तंग आ चुकी है। नहीं अनुमा जी, मनीष जी ने जो सवाल पूछा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि न पुलवामा चला न गलवान, क्या इस तरह से देखेंगे आप इन नतीजों को, इन रुझानों को? बिल्कुल देखूंगी, क्योंकि ये जो देशभक्ति का एक ब्रांडिंग करने की कोशिश की है केंद्र सरकार की, जो रैली हुई है उसमें पुलवामा की बात की है। आपकी बात लेकर के गुरु प्रकाश के पास में चलते हैं, आपकी बात लेकर के गुरु प्रकाश जी के पास में चलते हैं। गुरु प्रकाश जी, क्या ये एहसास होता है गलवान की बात नहीं करनी थी, पुलवामा की बात नहीं करनी थी, सीए की बात नहीं करनी थी, एनआरसी की बात नहीं करनी थी? अगर बात करनी थी तो रोजगार की करते, बिजली, सड़क, पानी की करते, बिहार की करते, बिहारी की करते। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे 20 स्टार प्रचारक ग्राउंड पे घूम रहे थे पिछले 1.5 महीनों से, और तमाम आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके देखिए, हम लोगों ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात की है, हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड की बात की है। जहां पे बिहार में 2005 में बिजली का कवरेज मात्र 22% था, हमने 100% की बात की है। लेकिन आज की बात तो आप अभी कह रहे हैं ना सर गुरु प्रकाश जी, ये तो आप अभी कह रहे हैं। इनकी बातों में एक सवाल मैं ऐड कर देती हूँ, एक मिनट, इनकी बातों में बिटवीन द लाइंस मैं बहुत चीजें ढूंढ पा रहा हूँ। हमने ये बात की, हमने ये बात की, हमने ये बात की, कहीं पर भी एनडीए ने ये बात की नहीं आ रहा है। हमने ये बात की, हमारे स्टार प्रचारक थे, हमारे इतने स्टार प्रचारक थे, हमारे इतने उम्मीदवार थे, हमने ये बात की, प्रधानमंत्री जी ने ये बात की। आपकी बातों में कहीं पर एनडीए क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल। आपकी बातों में कहीं संगठित ढांचा क्यों नहीं आ रहा? आपकी बातों में कहीं गठबंधन क्यों नहीं आ रहा? आपकी बातों में कहीं नीतीश क्यों नहीं आ रहे? आपकी बातों में नीतीश के 15 साल का सुशासन क्यों नहीं आ रहा? और एक चीज मैं और ऐड कर देती हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा गुरु प्रकाश जी। और वो ये है कि अभी आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह का नहीं आना क्या इस बात को साबित करता है कि आपने पहले से ये जान लिया था कि बिहार में वो पोलराइजेशन कार्ड नहीं चलेगा, और इसीलिए खुद को चुनाव प्रचार से भी अलग किया? वो पोलराइजेशन कार्ड नहीं चला क्या? नहीं, दोनों प्रश्न मैंने सुना है और गंभीरता पूर्वक सुना है। पहला तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, देखिए मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, मेरा बोलने का क्या प्रभाव है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, उन्होंने बार बार कहा है कि इन चुनावों में हम श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन वाले नेतृत्व में जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं है। बिहार में एनडीए का मतलब क्या? भाजपा, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये बार बार दोहराया गया है। इसको दोबारा बोलने का मतलब नहीं है, और ये भ्रम और भ्रांति इस प्रकार से फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, भ्रम और भ्रांति किसी और ने नहीं फैलाई, भ्रम और भ्रांति फैलती चली गई। आपको लगता नहीं कि दिल्ली में बुला करके चिराग पासवान को यह कहना चाहिए था, भाई केंद्र सरकार में एनडीए में आप हैं, आप ऐसा ना करें, और बिहार में एनडीए के जो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्टेड लीडर हैं उन्हें लेकर के ऐसा मत बोलिए आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो गठबंधन दर का पालन नहीं करते। ये बात कही नहीं गई। वहां पर जब पोस्टर छपवाए गए, प्रधानमंत्री का चेहरा तो नजर आया, लेकिन आप लोगों के पोस्टर में कहीं भी नीतीश कुमार नजर ही नहीं आए।
मेरे पास तमाम अखबार पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। आप तो ऐसे पोस्टमार्टम करने लगे हैं अभी भी। मतलब मैं देख रहा था एग्जिट पोल हार्डली 2-3 सीटों का अंतर है महागठबंधन और एनडीए में। ये अभी पोस्टमार्टम मत करिए, थोड़ा बचिए। हिंदी में एक मुहावरा है, तो लड्डू तो आप कल से ही बनाने लगे थे ना सर। लड्डू तो आप कल यहाँ सिलेक्शन और रिजेक्शन की बात है, यहाँ सिलेक्शन और रिजेक्शन की बात है, और इसलिए जन अधिकार पार्टी के राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को भी लेकर के आना बहुत जरूरी है। राघवेंद्र, हाँ, एक मिनट रुक जाइए गुरुप्रकाश जी, एक मिनट रुक जाइए। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को भी लेकर के आना जरूरी। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी ने क्या किया, आपको लगता नहीं ये जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, अलग अलग गठबंधन जो आप लोग फॉर्म कर लेते हैं, महज वोट कटवा ही साबित होते हैं और कांट की हांडी बार बार चढ़ा नहीं करती? देखिए, वोट कटवा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को पार्टी बनाना और अपना पक्ष रखना और चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम लोगों ने अपना काम किया। बिहार के परिदृश्य में हम लोगों ने कोरोना काल में, बाढ़ में और भी कई सारे इश्यू को हम लोगों ने जिंदा रखा। अब जनता हमको कितना स्वीकारती है, जनता के हक की बात है, इसलिए आप वोट काटवा नहीं कर सकते। हमने अपना पक्ष रखा। ठीक है, एक बार रामदेव यादव का हम रुख कर लेते हैं जल्दी से। रामदेव यादव जी, देखिए ना, ये जो सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं, एग्जिट पोल्स और ईवीएम, इन दोनों के प्रति जो पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया होता है ना, वो बड़ा जाति वाला होता है सर। अभी तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं इंतजार कर लीजिए, अभी से विश्लेषण पोस्टमार्टम मत कीजिए, लेकिन आप लोग तो ये मानकर बैठ गए एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद ही कि देखिए हमारी सरकार बन रही है। हालांकि ये जो आंकड़े हैं आप लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन ईवीएम पर तो आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे ना, पहले वाली बात तो नहीं रही, अब तो सब सही जा रहा है। सही रहेगा तो सही रहेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये नीतीश सरकार को बिहार की जनता नकारा है, और नकारा करने का कारण है कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था नहीं किया, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं किया, और सुरक्षा के सवाल पर बिहार को गर्त में डालने का काम किया। अनाथालय में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। तमाम तरह के जो वीआईपी सीट सहरसा को लेकर के जानकारी आ रही है, आप सभी को रोकना पड़ रहा है। सहरसा में बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन आगे चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लवली आनंद पीछे हैं, आरजेडी से लवली आनंद पीछे हैं। वीआईपी सीट कही जाती रही है। सहरसा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के आलोक रंजन आगे हैं और आरजेडी से लवली आनंद पीछे हैं। मधुबनी के बारे में भी आपको बता दें, बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा आगे हैं, हरलाखी से जेडीयू के सुधांशु शेखर आगे हैं, राजनगर से बीजेपी के रामप्रीत पासवान आगे हैं, खजौली से बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं, बाबूबरही से जेडीयू के मीणा कामत आगे हैं, विस्फी में एनडीए बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर आगे हैं, मधुबनी से महागठबंधन के समीर महासेठ आगे हैं, फुलपरास से कांग्रेस आगे है। मधेपुरा की भी खबर आपको देंगे। मधेपुरा में सेकंड राउंड में आरजेडी प्रत्याशी प्रोफेसर चंद्रशेखर आगे हैं और बिहारीगंज में जेडीयू आगे हैं, सिंहेश्वर में जेडीयू आगे हैं, आलमनगर में जेडीयू आगे हैं, दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव, जेडीयू के डॉक्टर फराज फातमी से आगे हैं, वैशाली राघोपुर से तेजस्वी यादव 727 वोटों से आगे हैं। पहले राउंड के बाद तेजस्वी यादव को मिले हैं 2512 वोट। बीजेपी के सतीश कुमार को अभी तक 1785 वोट मिले हैं, यानी राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं। लेकिन हाँ राघवेंद्र जी, मधेपुरा में आप लोग कुछ नहीं कर पाए, बिहारीगंज में कुछ नहीं कर पाए, सिंहेश्वर में कुछ नहीं कर पाए, आलमनगर में कुछ नहीं कर पाए, और इसीलिए माना जा रहा है कि वोट कटवा से ज्यादा और कोई भी अस्तित्व जन अधिकार पार्टी का नहीं रहा। राघवेंद्र जी, चलिए राघवेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है, एक बार हम जेपी दीवान के पास में चलते हैं। जेपी दीवान जी, बिहार में सोशल इंजीनियरिंग कौन वाली चली है? जेपी दीवान जी, कौन सी सोशल इंजीनियरिंग चली है? क्योंकि बिहार में 15% उच्च जातियां हैं, 26% ओबीसी हैं, 16% मुस्लिम हैं, 26% ईबीसी हैं, दलित 16% हैं। यहीं पर जनेऊ आंदोलन की नींव है, यहीं पर पिछड़े पावे 100 में 60 की नींव है। इस बार कौन सी सोशल इंजीनियरिंग चली है? देखिए, इस बार तो विकास की सोशल इंजीनियरिंग चली है। विकास के मुद्दे ने सारे मुद्दे पीछे कर दिए हैं, रोजगार के मुद्दे ने सारी सोशल इंजीनियरिंग पीछे कर दी है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे सभी पिछड़े अगड़े, ऊंची जाति के, निम्न जाति के, रिजर्व कैटेगरी के, नॉन रिजर्व कैटेगरी के सभी परेशान हैं। चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रोजगार हो, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर का रोजगार हो, चाहे सरकारी रोजगार हो, तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। और खासकर जो कोरोना काल में जो जिस तरह से लोगों के रोजगार गए हैं,
तो उसमें रोजगार एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि बाकी मुद्दे पीछे चले गए। और उसी को लेकर के जो आरजेडी ने एक एग्रेसिव कैंपेन चलाया, जिसको सारी बड़ी पार्टियों ने फॉलो किया, वो चला है, उसकी इंजीनियरिंग चली है। बाकी इंजीनियरिंग तो आपके सामने है। मनीष जी, AIMIM ने भी कुछ काम तो किया है, वोट काटे हैं। अररिया से LJP के बब्बन सिंह आगे चल रहे हैं। अररिया वो इलाका है जो कि सीमांचल वाला इलाका है, और अररिया वो इलाका है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा वर्चस्व रहता है। मनीष जी, जाहिर सी बात है, आपको याद होगा चुनाव प्रचार जब खत्म हो रहा था तीसरे चरण का, और हमने इस पर उनकी ओवैसी की क्लिप भी दिखाई थी कि ध्रुवीकरण करने के लिए उन्होंने क्या बयान दिया था। विवादित बयान था, मिल्कियत की बात कर दी थी। प्रदेश से बाहर निकलकर उन्होंने बताया कि ये देश हमारी मिल्कियत है। तो इस तरह के बयान, और राशिद आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी आखिर किसकी बी टीम है। बी टीम को लेकर हमेशा से उन पर उंगलियां उठती रही, बीजेपी से सवाल पूछे जाते रहे। ऐसी सूरत में बीजेपी के पास दो लोग ऐसे थे, एक तो चिराग का दिया जिसने चिंगारी जिससे निकली और सीधा जाकर हिट किया जेडीयू को, और जिस तरह से MYY समीकरण अगर महागठबंधन का देखें तो उसमें अगर सेंध किसी ने लगाने की कोशिश की या उसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की तो वो ओवैसी थे। गुरु प्रकाश जी, ऐसा क्यों है कि कर्नाटक से लेकर के आंध्रा तक, आंध्रा से लेकर तेलंगाना तक, यूपी से लेकर के बिहार तक AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है? गुरु प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? गुरु प्रकाश जी, चलिए ठीक है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से अभी VIP के मुकेश सहनी पीछे चल रहे हैं। मुकेश सहनी यानी कि सन ऑफ मल्लाह पीछे चल रहे हैं। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, यूसुफ सलाउद्दीन आगे चल रहे हैं और सिमरी बख्तियारपुर से VIP के मुकेश सहनी अभी के लिए पीछे चल रहा है। मेरे ख्याल से JP दीवान को फिर से लेकर के आना चाहिए। JP दीवान जी, NDA के लिए हम और VIP इन दोनों पार्टियों ने कोई काम किया या फिर नहीं? और एक और सवाल मैं जरा ऐड कर दूं, उसके बाद जवाब दीजिएगा आप JP दीवान जी। देखिए, VIP ने आखिरी में अपना मूव चेंज किया। जिस तरीके से मुकेश सहनी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगावत कर दी और नारे लगाने लगे, वो हम सब ने देखा था। और उसके बाद से सवाल उठने लगा था कि क्या महागठबंधन के बीच में एकता है और क्या इसका नुकसान उसे हो जाएगा। मुकेश सहनी ने पाला बदला और NDA की तरफ चले गए। क्या बिहार की जनता, अच्छा KC त्यागी कुछ बोल रहे हैं, पहले हम उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आऊंगी आपके पास JP दीवान साहब। इनके इम्पैक्ट की वजह से हार। सर, LJP का कोई रोल देखते हैं? LJP का नकारात्मक भूमिका रही है, उसका कोई सकारात्मक रोल या नामो निशान बिहार की राजनीति में नहीं बचा। देखिए, और इस बीच ये खबर है कि गया टाउन से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। लगातार 1990 से ही वो वहां पर विधायक हैं और फिर से एक बार आगे चल रहे हैं। बांकीपुर सीट हालांकि बचानी बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। अभी खबर आ रही थी कि वहां से नितिन नवीन जो है वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन JP दीवान साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ जल्दी से। क्या ये जो पलटी मार प्रथा है, जो पाला बदलने वाली प्रथा है, उससे अब तंग आ चुकी है क्या बिहार की जनता? और ये मुकेश सहनी के केस में भी दिख रहा है। बिल्कुल तंग आ चुकी है। और इसमें जो आप जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, पिछड़ों में बहुत सारे गठबंधन हो गए। जीतन राम मांझी की एक पार्टी, VIP पार्टी, पप्पू यादव भी अपना लगे हुए थे, पिछड़ों के ही वोट की तरफ वो कर रहे थे। RJD और JDU की अपनी सोशल इंजीनियरिंग है। लेकिन उस सब में एक चीज जो आपको ध्यान देना चाहिए वो है कि महिलाओं ने इस बार भी सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज रहा, करीब 58% महिलाओं ने वोट डाले हैं। और उसमें पिछला जो नीतीश जीते थे, पिछले 2 चुनाव महिलाओं के वोट के बल पे जीते थे। और उन्होंने जो काम किया था शराबबंदी का, और जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां पढ़ने जाती है स्कूल, उनको साइकिल देने का। RJD के रामदेव यादव भी हमारे साथ में है। ठीक है। JP दीवान जी, दोबारा आपके पास में आते हैं। RJD के रामदेव यादव भी हमारे साथ में है। रामदेव यादव जी, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, जो स्ट्रैटेजी काम कर गई तेजस्वी यादव की। इस स्ट्रैटेजी के तहत कहीं पर भी लालू प्रसाद यादव को पोस्टर में नहीं दिखाया गया। तेजस्वी को भी यह बहुत अच्छे से पता था कि जहां पर लालू यादव का चेहरा दिखा देंगे, वहां पर लोग यही पूछेंगे 15 साल का जंगल राज के बारे में बताओ, चारा घोटाले के बारे में बताओ, अलग अलग 36 घोटाले के बारे में बताओ। लेकिन क्या अब आगे आने वाले दिनों में जब भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, कहीं पर भी अपने पोस्टर में, बैनर में, पैम्फलेट में या अपनी राजनीति में लालू प्रसाद यादव को लेकर के आएंगे या नहीं? या माना जाए
आरजेडी के लिए लालू का चेहरा जो है नेपथ्य में जा चुका है। नहीं, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुद्दे उठाए, जो सवाल उठाए, उसका परिणाम है। और दूसरी तरफ मैं लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कहना चाहता हूँ, बीती बात बिसारिए, आगे की सुधि ले, विकास से और आगे बढ़ने का जो सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, जो सिंचाई का सवाल है, जो सुरक्षा का सवाल है, सफाई का सवाल है, कल खाने का सवाल है, रोजगार देने का सवाल है, तो ये पलटी मार लोगों को सबक सिखाने का काम बिहार की जनता कर रही है और करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि पीसीआर टीम एक बार हमें पटना जरूर चलना चाहिए, हमें राकेश कुमार सिंह के पास जाना चाहिए, हमें ऐश्वर्या के पास में जाना चाहिए। अभी ग्राउंड जीरो पर जितना ज्यादा हम जाएंगे, वहां का अपडेट हमें दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ये आप जान लें कि अब शतक की तरफ महागठबंधन बढ़ने लगा है। 87 सीटों पर महागठबंधन आगे है, एनडीए 76 सीटों पर आगे है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही 53 सीटों से आगे निकलेगी, ये बीजेपी को भी पता है कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये बीजेपी को भी पता है कि अब अपनी लकीर बड़ी करने का वक्त आ गया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। गुरु प्रकाश जी, आपसे ही सवाल है। गुरु प्रकाश नहीं है क्या? जेडीयू के नेता मनोज जी हमारे साथ में हैं? मनोज जी हैं या नहीं? चलिए, मनोज जी भी नहीं है। चलिए काम करते हैं, जेपी दीवान जी से ही मेरा एक सवाल होगा। जेपी दीवान जी, गठबंधन का जब तक कोई चेहरा नहीं होता, कोई प्रोजेक्टेड फिगर नहीं होता, तब तक कहते हैं कि गठबंधन का काम नहीं होता और यह बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से बनाया जाता है। अगर नीतीश कुमार गठबंधन का चेहरा थे तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी थी। नीतीश कुमार के साथ में फ्लोटिंग वोट था, नीतीश कुमार के साथ में मुस्लिम वोट था, नीतीश कुमार के साथ में कोयरी कुर्मी वोट बैंक था, नीतीश कुमार के साथ में यादव छोड़ करके बाकी ओबीसी था, नीतीश कुमार के साथ में ईबीसी था, नीतीश कुमार के साथ में महादलित रहे हैं। क्या यह माना जाए आने वाले दिनों में अब एनडीए का चेहरा बिहार में कोई और होने जा रहा है? और अगर होगा तो बीजेपी का होगा या जेडीयू का? तो नहीं है कि जेडीयू से अब कोई चेहरा आएगा, क्योंकि कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो नीतीश की बराबरी कर पाए। तो जेडीयू एनडीए में तो कोई चेहरा अगर आया तो बीजेपी से ही आएगा। और जहां तक अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे लालू पोस्टर से नजारत थे, मैं एक चीज यहाँ इसलिए थोड़ा भटक रहा हूँ मुद्दे से, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा पूरे कैंपेन में, आरजेडी के पूरे कैंपेन में तेजस्वी यादव ने लालू का चेहरा कहीं इस्तेमाल नहीं किया। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं, उनका चेहरा कहीं इस्तेमाल नहीं किया। अपने भाई तेज प्रताप को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीमित रखा, बहन मीसा को दिल्ली से आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये जो एक स्ट्रेटेजी थी, बहुत सोची समझी थी, जो भी उनके सलाहकार थे उनने उनको एक तरह से जो प्रोजेक्ट किया है वर्तमान का और फ्यूचर का लीडर, लगता है कि एनडीए को अभी अपना एक ठीक है। जेपी दीवान जी, आपको इसलिए रोकना पड़ा और माफी के साथ मुझे हर एक गेस्ट को तुरंत इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज बहुत तेजी के साथ में आ रही है। और अभी की एक और बड़ी खबर आई है, मैं चाहूंगा कि मेरी एडिटोरियल टीम एक प्लेट में इस ब्रेकिंग को भी जरूर दिखाएं, क्योंकि सभी की नजरें 26 सीटों पर मध्य प्रदेश में भी टिकी हुई हैं। 26 सीटों के रुझान पर 19 पर बीजेपी आगे है। अभी की बड़ी खबर है, ये एमपी उपचुनाव के भी नतीजे हमारे ख्याल से और रुझान हमें दिखाने चाहिए। 26 सीटों के रुझान में 19 पर बीजेपी आगे है, 6 पर कांग्रेस आगे है। तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत और इमरती देवी, यानी कि वो तमाम लोग जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में चले गए थे, ये सभी लोग आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन बिहार पर वापस जब हम आते हैं, 89 पर महागठबंधन आगे है, 78 पर एनडीए आगे है। 89 महागठबंधन का मतलब है कि शतक से ठीक 11 सीट पीछे। महागठबंधन 89 सीट पर आगे है, 78 पर एनडीए आगे है, एलजेपी 5 सीट पर आगे हैं। और अभी मेरे साथ में मनोज लाल दास जेडीयू के नेता जुड़े हुए हैं। मनोज दास जी, अभी थोड़ी देर पहले एक चीज मैं जानना चाह रहा था, क्या बिहार में एनडीए का फेस बदलने जा रहा है? अब एनडीए का फेस बदलने का मनोज जी, अगर तय होगा कि आगे हम किसी दूसरे नेता को आगे करेंगे तो वह स्वीकार होगा। ऐसा थोड़ा है कि नीतीश कुमार जी कहीं से अमर पी के आए हुए हैं कि जब तक जिंदा है तब तक वही एनडीए के रहेंगे। एनडीए में पहले जौहर साहब हुआ करते थे, एनडीए में तरह ज्यादा। अच्छा, मतलब सरेंडर कर गए आप, इसका मतलब सरेंडर कर गए आप।
अब आपको भी ये लगने लगा है कि एनडीए का जो भी नेता होगा भारतीय जनता पार्टी वाला ही होगा? आपको भी ये लगने लगा है सुशील मोदी जैसे चेहरे होंगे या नित्यानंद राय जैसे चेहरे होंगे? नहीं, हो सकते हैं कि नीतीश ही हरा सकते हैं, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? ये आज इस पर कोई फैसला कोई एक आदमी थोड़े कर सकता है। ये तो सब जब आपस में बैठे हैं उस पर अगर कोई निर्णय होगा तो होगा। अच्छा, बार बार नीतीश कुमार के चेहरे पर जो बार बार जोर दिया जा रहा था उसका क्या नुकसान हो गया एनडीए को? क्योंकि चिराग पासवान लगातार हमलावर रहे नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन बीजेपी की ओर से भी ये क्लियर किया गया, जेडीयू की ओर से कहा गया कि भाई हमारा चेहरा तो नीतीश कुमार है। अगर ये एम्फेसिस थोड़ा कम होता तो इतना नुकसान नहीं होता आप लोगों को? कोई नुकसान की बात आप कहाँ कर रहे हैं? यहाँ कोई हमारे ऊपर कोई महागठबंधन के नेता कोई हावी हुए हैं, अच्छा कोई थोड़ी बात है। हम तो यहाँ अपने ही से ओके, ठीक है, आपको रोकना पड़ रहा है। पटना चलते हैं। कैरिकेचर में आप देखें कैसे दोनों भाई झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। कैरिकेचर में ढोलक बज रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी के घर के बाहर, तेजस्वी के घर के बाहर क्या चल रहा है? सीधे राकेश कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू राकेश, जश्न कैसा है, माहौल कैसा है, डायनामिज्म कैसा है, एनर्जी कैसी है अभी 10 सर्कुलर रोड के बाहर? लेकिन इस बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है, 80 और 90 का आंकड़ा चल रहा है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। राकेश कुमार सिंह सुन पा रहे हैं कि आप मुझे? चलिए इस बीच हम बता देते हैं दरभंगा बेनीपुर से जेडीयू के विनय चौधरी आगे चल रहे हैं और मिथिलेश चौधरी कांग्रेस के पीछे हैं। भोजपुर के बड़हरा विधानसभा सीट से तीसरे चरण की मतगणना जो शुरू हो गई है, इनमें आरजेडी के सरोज यादव आगे चल रहे हैं और इसके अलावा सिकंदरा विधानसभा में फर्स्ट राउंड में कांग्रेस के बंटी चौधरी आगे चल रहे हैं। जब फाइनल नतीजे आएंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बीजेपी शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आगे और अच्छा परफॉर्म करेगी और एनडीए भी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, ये सबको मान लेना चाहिए। शुरू में आरजेडी के लोग ज़्यादा खुशियां मना लें, वो गलती हमने भी पिछली बार कर ली थी, लेकिन फाइनल नतीजे एनडीए के पक्ष में ही आएंगे। हमें पटना चलना चाहिए। शाहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़ा मुस्लिम चेहरा है और शाहनवाज हुसैन का ये कहना है कि पिछली बार हमसे भी यही गलती हुई थी। शायद संजय मयूख को याद कर रहे थे, बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख, उन्होंने पिछली बार बड़ी आतिशबाजियां कर दी थी एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ही, लेकिन बाद में संजय मयूख को बड़ी किरकिरी झेलनी पड़ी थी। राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। राकेश, बीजेपी के नेता ये कहने में लगे हैं कि अंतिम नतीजों तक इंतजार कीजिए, अभी अति उत्साह का शिकार नहीं होना चाहिए। समस्तीपुर से मछली आ रही है और अभी तक क्या क्या आया है? कितने लड्डू बटे हैं, कितने फूल माला आई है, कितनी मछली आई है, कितने केक आए हैं? देखिए राशिद, अभी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर 10 सर्कुलर रोड पर जो है सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे रुझान आने शुरू हुए हैं, कांटे की टक्कर है रुझान में। और यहाँ पर 10 सर्कुलर रोड जो कि लालू राबड़ी का निवास है, हमारे साथ यहाँ पर बिहार पुलिस ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। आज चुनाव के मतगणना के नतीजों को लेकर के बढ़ाई गई है और आने वाले समय में और बढ़ाएगा, जैसा जरूरत होगा उस तरह से है। यहाँ पर समर्थक, यहाँ पर भारी समर्थक लोग से तो माननीय लोग भी अपील किए हैं और हम लोग भी अपील करते हैं कि वो संयमित रहें और संयम से जो भी रिजल्ट हो उसको स्वीकार करें। यहाँ पर राशिद देख सकते हैं 10 सर्कुलर रोड का दृश्य, यहाँ पर जो पुलिस बलों की संख्या अच्छा, जो है राकेश एक बात बताइए 10 सर्कुलर रोड से एक अणे मार्ग की दूरी कितनी है? देखिए राशिद, ये मैं दिखाना चाहूंगा, हमारे साथ जीतू हैं कैमरामैन। जीतू, ये बाईं ओर राशिद यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर, या कहें कि रोड के उस पार जो है नीतीश कुमार का जो एक अन्य मार्ग है और यहीं से इसकी बाउंड्री शुरू होती है। ये आप देख रहे हैं जो बाउंड्री। एक मिनट राकेश, आपको रोकना पड़ रहा है। टैली कुछ कह रही है। एनडीए 84, महागठबंधन 93 का मतलब यह है कि फाइट थोड़ी सी और क्लोज आती नजर आ रही है। अगर ये क्लोज फाइट है, अगर ये टफ फाइट है, तो फिर एनडीए के लिए क्या कोई गेम चेंज होता नजर आ रहा है क्या?
क्योंकि कहते हैं कि इलेक्शन में, और चूंकि कोरोना काल का ये बड़ा इलेक्शन है और कोरोना काल का पहला विधानसभा चुनाव ऐसा है जो कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मैंडेट देने जा रहा है, बिहार के लिए तो ये मैंडेट है ही। और ऐसे में अगर ये टफ फाइट चल रही है, अगर महागठबंधन 100 सीटों की ओर बढ़ रहा है तो वहीं पर एनडीए भी 84 सीट तक आ चुका है, तो क्या ये माना जाए ये टफ फाइट और भी कहीं पर इशारा लेकर के जा रही है? जेपी दीवान जी, फाइट थोड़ी सी टफ होती नजर आ रही है, हालांकि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 122 का है। जी देखिए, अंतर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी जैसे जैसे ये बढ़ेंगे ये चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। फाइनल टैली तो अभी मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में ही स्थिति साफ होगी कि किस तरफ जा रही है। ठीक है जी, अनुमाचार्य का हम रुक कर लेते हैं। अनुमाचार्य जी, देखिए शहनवाज हुसैन कुछ देर पहले बोल रहे थे और नेताओं से एक बात तो हमें सीखनी चाहिए कि उम्मीद नहीं कैसे छोड़ते हैं, और शहनवाज हुसैन कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, एग्जिट पोल्स के नतीजे चाहे कुछ भी कहें। अब जो टैली जिस पर बार बार हमारी नजर जा रही है और जो तब्दीली उसमें हो रही है वो आप लोगों के लिए बहुत सुखद नहीं है, क्योंकि 84 और 96 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। जल्दबाजी तो नहीं कर दी आप लोगों ने जीत डिक्लेयर करने में? अभी कांटे की टक्कर की स्थिति बन गई है। ऐसा कि अभी किसी ने भी जीत डिक्लेयर की है, क्योंकि जो आंकड़ा हमें चाहिए उस तक तो पहुंचना है, और वो पहुंचने के पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को इस इतने इंटेंस चर्चा के बीच में बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों के सवालों की धार बहुत अच्छी है, बहुत तीखी है, और मुझे लगता है कि ये जनता अनुमा जी, अगर आपने सवालों की धार की बात की है, चलिए मैं अपने सवालों को थोड़ा और तराश देता हूं, इसे और थोड़ा सा मैं रेजर शार्प बना देता हूं। कांग्रेस एक सवाल है, 1989 के बाद से लेकर के अभी तक कांग्रेस बिहार में पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड ढूंढ रही है। भागलपुर दंगों के बाद में कांग्रेस की वापसी हुई नहीं है और कांग्रेस को बिहार में कुछ नजर आया नहीं, अगर 16 महीने का शासनकाल बीच का हम छोड़ दें तो। अब मुझे ये बताइए, बिहार में कांग्रेस का चेहरा कोई होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि बिहार में कांग्रेस का कोई चेहरा नजर नहीं आता। अगर प्रेमचंद मिश्रा जी वगैरह को छोड़ देना, तो अगर कोई जाकर के पूछ ले कि बिहार में कांग्रेस का कोई चेहरा कोई बता नहीं पाता है। तो बिहार में अपनी धार तेज करने के लिए 89 के बाद अब आप लोग क्या करेंगे? या सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी आरजेडी की छत्र छाया में ही रहेंगे? पिछले काफी सालों से हमने देखा है, 20-30 साल हो चुके हैं कि जो लोकल दल है, जो वहाँ की राजनीति को ज्यादा प्रभावित करते आते हैं, तो कांग्रेस जो है एनडीए इस बार जो आरजेडी के साथ जो कांग्रेस आई है, उसमें आप एक चीज देखिए, जो तेजस्वी यादव का चेहरा है उनकी रही है स्ट्रैटेजी, और कांग्रेस ने लगातार हम पिछले 20-25 देखिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से निकल कर जाता है केंद्र की सत्ता का रास्ता, लेकिन अगर केंद्र की सत्ता में बरकरार रहना है, अच्छा महागठबंधन 102, महागठबंधन 102, महागठबंधन का शतक पूरा हो गया है, सभी को रोकना पड़ रहा है। क्विक 104, महागठबंधन का शतक पूरा हो गया है। महागठबंधन 104 सीट पर आगे, एनडीए 82 सीट पर आगे, एलजेपी 2 सीट पर आगे, अदर्स 2 सीट पर आगे, और अदर्स में जो 2 सीटें हैं इनमें से एक बहुजन समाज पार्टी भी है। बताना चाहूंगा यहां पर मैं, महागठबंधन 104 सीट पर आगे, यानी महागठबंधन का शतक हो गया पूरा। ब्रेक किया जाए इसे तुरंत ही। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है राशिद। 104 पर महागठबंधन ने बढ़त बना ली है, 83 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, लेकिन एलजेपी जहां है वहीं टिकी हुई है। देखिए 2 सीटों पर सिर्फ एलजेपी की बढ़त, हालांकि उम्मीदें बहुत थी, लेकिन इन सब के बीच एनडीए भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और ये फासला, ये जो गैप है उस पर आप नजर जरूर बना के रखिए, 83 और 105, ये गैप बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर कुछ सीटों पर ऊंच नीच होती है तो ये गैप और कम जाएगा। राशिद, अपना छोड़ा हुआ सवाल एक बार अनुमा आचार्य के पास लेकर के चलता हूं। अनुमा आचार्य जी, आपने जवाब नहीं दिया मुझे सीधा जवाब यह चाहिए था कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बिहार की राजनीति में ढूंढ रही है, तेजस्वी यादव की छत्र छाया में ही आप लोग रहेंगे या अपना अस्तित्व वापस लेकर के भी आएंगे? वो अस्तित्व 1989 में जो अस्तित्व आप लोगों ने खो दिया था भागलपुर के दंगे के बाद, 1989 में जिस तरह से राजीव गांधी पहुंचे थे, उन्होंने एसपी का ट्रांसफर रोक दिया था। 1989 के बाद में 2015 में 7.25% वोट, 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 7.5% आपको वोट मिले हैं। अनुमा आचार्य जी, आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, अपनी लकीर बड़ी कैसे करेंगे? बिल्कुल राशिद, देखिए आपने आंकड़ों के जरिए समझाया है। राशिद, आपने आंकड़ों के जरिए समझाया। मैं जरा एक और चीज ऐड कर देती हूँ जो मैं पूछना चाह रही थी। उत्तर प्रदेश से भी मैं इसे जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदी बेल्ट के 2 बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार, आप देखिए कि दोनों ही जगहों पर कांग्रेस अपना अस्तित्व संभाल रही है, अस्तित्व ढूंढने की कोशिश कर रही है। उत्तर
उत्तर प्रदेश से होकर केंद्र की सियासत का रास्ता जाता है। बिहार में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर आपको केंद्र में स्ट्रांग होना है। दोनों ही जगहों पर फिसड्डी हो जाते हैं। बैसाखी की जरूरत होती है आप लोगों को। अनुभा जी, ये उत्तरोत्तर इस बार जो होगा वो गेन होगा। यहाँ कहीं पर कांग्रेस को पिछले चुनाव के हम नतीजे देखें तो उसके हिसाब से लॉस नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है। और ठीक है, पिछले काफी सालों, 20 सालों में, 25 सालों में हमने देखा है कि लगभग सभी प्रदेश में क्षेत्रीय दल हाथ हुए हैं। आप देखिए कि बीजेपी इतने प्रयास के साथ भी और एनडीए बनाने के बाद भी कांग्रेस बिहार में अपना कोई बहुत बड़ा पैर नहीं जमा सकी है। आज भी बीजेपी को किसी न किसी क्षेत्रीय दल का साथ देना पड़ता है। तो कांग्रेस को जो पिछले चुनावों से नहीं मैम, तो इस बीजेपी ने तो अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा लिया है। बीजेपी ने 53 सीटें पिछली बार जीती थी और अभी की उम्मीद जो नजर आ रही है ना, इनमें भी बीजेपी बहुत ज्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अभी तक 50 सीटों पर आगे चल रही है और अगर बीजेपी 55 से 60 सीट पर भी आगे चली जाएगी ना, बीजेपी के लिए बम वाली स्थिति होगी। रजत राकेश टंडन के पास में चलते हैं। रजत, बिहार और उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट के दोनों वो प्रदेश हैं जो कि कहते हैं किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन का काम करते हैं। आज आप कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली पर मौजूद हैं। यहाँ की आबोहवा क्या है, यहाँ की सियासी फिजा क्या कहती है, राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी खुशी का सबब है? बिल्कुल, देखिए ये बात राशिद बिल्कुल सही है कि नॉर्थ इंडिया के दो बड़े प्रदेश हैं। एक जगह बाय इलेक्शंस हो रहा है और एक जगह फुल फ्लेजेड इलेक्शंस यानी बिहार में हो रहा है, क्योंकि यही दो प्रदेश है जो देश में पॉलिटिकल हवा बनाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रणव झा भी मौजूद है। प्रणव भाई, जिस तरीके के हम रिजल्ट देख रहे हैं, एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन दो चीजें इसमें बहुत साफ दिख रही हैं। खासतौर से बिहार में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। जितनी एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार के खिलाफ दिख रही है। कांग्रेस अमूमन जहां पिछली बार थी वहीं पर अभी भी है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है तेजस्वी यादव, जिसको गेन हो रहा है बिहार। देखिए, इस बारी जो माहौल था बड़ा स्पष्ट था। जब तक चुनाव दूर था लोगों को आशंका थी इस बात को लेकर के, लेकिन जब आप एक बार जमीन पर गए, हम कैंपेन करने गए या जब आप कवर करने के लिए गए, तो बहुत स्पष्ट लग रहा था। इस समय मुझे नहीं मालूम कि किस राउंड का काउंटिंग चल रहा है। मेरे ख्याल दूसरा तीसरा राउंड होगा और लंबा समय है सेटल होने में। पिछली 2015 का चुनाव हम याद करें तो लगभग 10:30 पौने 11 बजे तक जो है अचानक चीजें घूमनी शुरू हुई। तो आमतौर पर यह माना जा रहा है कि स्पष्ट बहुमत होगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान था, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है बहुत नेक टू नेक फाइट दिख रही। तो क्या वाकई नेक टू नेक फाइट है या फिर एक तरफा चुनाव आप अभी मानते हैं? हम अभी भी ये मानते हैं कि स्पष्ट बहुमत होगा और एक तरफा चुनाव होगा। 120-122 के कंफर्टेबल आंकड़े को हम पार करेंगे और हम ये मान रहे थे कि कहीं भी 130 से 140 के बीच में महागठबंधन की सीटें होंगी। 130-140 आपने कहा, यूथ का फैक्टर जो था वो काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए भी और तेजस्वी के लिए। सिर्फ यूथ के लिए नहीं, यूथ के अलावा महिलाओं का भी एक वर्ग था जो कि इस चुनाव में जो सबसे अजीब बात ये रही कि जो बिहार को कहा जाता है कि बिहार कैन नॉट वोट बियॉन्ड कास्ट, वो खत्म हो गया। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी था वो कोरोना की वजह से हो या जो माइग्रेंट जो प्रवासी लौट के आए 15 लाख परिवार जो थे वो प्रभावित हुए। उसके बाद जो बेरोजगारी का मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था और युवा जो है वो मुखर होके बोल रहा था, जो कि भीड़ में दिखता था। जहां कहीं भी तेजस्वी जाते थे, जो महागठबंधन के उम्मीदवार जाते थे, तो वो दिखता था। तो वो सब जो वोट है वो मतों को प्रभावित करेगा और हमारे यह मानना है कि थोड़ा समय और हम इंतजार करें। बहुत ही क्लियर मैंडेट एक मैसेज जाएगा कम से कम जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है। हमने देखा कि स्टेट लेवल लीडरशिप जो है तेजस्वी यादव उभर कर आए हैं। अभी भी फुल फ्लेजेड स्टेट कांग्रेस का नहीं है प्रणव भाई, फुल फ्लेजेड स्टेट तेजस्वी का होगा। देखिए, शुरुआत करनी होती है और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि, और आप बेहतर है आपने ये प्रश्न पूछा क्योंकि आपको समझ में आएगा कि बहुत दिनों के बाद 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और रजत भाई, ये 70 सीट वो 70 सीट है जिसपे कि एनडीए का 95% स्ट्राइक रेट होता है। कहने का मतलब कि अगर महागठबंधन का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट इस सीट पर, राजद का जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस 70 सीटों पर 4 सीटों का है। इससे ज्यादा कभी इस इलाके में कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। सबसे मुश्किल चुनाव ये कांग्रेस के लिए। बावजूद इसके पहले बार से बेहतर प्रदर्शन होगा। वो हम 2010 का आंकड़ा देखें या 2015 का आंकड़ा देखें, जब नीतीश और बीजेपी इकट्ठा लड़ती है
यहाँ टफ सीट्स मिली थी। आप अगर जो 70 का आंकड़ा देखिए, लोग यही कहते हैं आपने ज्यादा सीट लिए लेकिन टफ सीट्स लिए। हम वही कह रहे हैं कि इन सीटों को और हमारे गठबंधन में कोई ना तो राजद लड़ सकता था ना लेफ्ट के लोग लड़ सकते थे, क्योंकि पहले जो लड़े हैं हमने कहा उनको कि 2010 का चुनाव देखेंगे तो 36 सीट राजद लड़ी थी, 0 उनको। और बिहार सेंट्रिक चुनाव कांग्रेस पार्टी ने भी रखा, जितना कैंपेन रखा वो बिहार रखा, बहुत ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं करी। राहुल गांधी की बहुत लिमिटेड रैलीज आपने रखी, तो बहुत बिहार सेंट्रिक चुनाव रहा, बहुत नेशनल लीडरशिप बयानबाजी नहीं हुई इस चुनाव। आप जो है सीखते हैं अनुभव से, आप ये देखते हैं कि राज्यों का जो चुनाव होता है, यह चुनाव जब भी होना चाहिए मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, वोटरों के मुद्दों, जनता के मुद्दों का। और विपक्ष ये बात धीरे धीरे सीख रही है। आपने देखा होगा कि दूसरे चरण के दौरान प्रधानमंत्री 2 दिन गुजरात के दौरे पर था। रजत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इनसे पूछिए कि बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं, ये नतीजे प्रदेश से बाहर निकलकर पड़ोसी 2 राज्य असम और बंगाल तक जाएगी इसकी आंच। इनको क्या लगता है असम में सरकार कैसे आएगी कांग्रेस की? प्रणव जी देखिए, अब आगे बात बढ़ गई बिहार से। जो नतीजे बिहार में आ रहे हैं, स्टूडियो से ही सवाल आया है, क्या ये चीज का एक बड़ा इंपैक्ट होगा आने वाले पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में? जो लोग चुनाव विश्लेषक हैं या विश्लेषण करते हैं और राजनीति में है या पत्रकारिता में है, उन सब का ये मानना है कि जो एक खास तरह की राजनीति भाजपा आरएसएस कर रही थी, वो उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि राज्य जो है ये समझ रहे हैं कि चुनाव जो है लोगों के मुद्दे पर होने चाहिए। और जब मुझे ऐसा लगता है कि मनीष जी वाली बात जो है ना, वो हमें थोड़ी सी आगे बढ़ानी चाहिए। मनीष जी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे कन्वर्सेशन का एक लीड दिया है। इकबाल सिंह लालपुरा मेरे साथ में जुड़े हैं क्या? अनुभा, इकबाल सिंह लालपुरा जी जुड़े हैं क्या? हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इकबाल सिंह लालपुरा मेरे साथ में है। अभी आप जुड़े हैं हमारे साथ में। बात यह हो रही थी कि बिहार के चुनावी नतीजों का असर बाकी जो पड़ोसी राज्य हैं कहां पर पड़ने वाला है, और उसमें एक पश्चिम बंगाल भी आ जाता है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल की सरजमी पर साल भर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, लेकिन बिहार में अमित शाह नहीं पहुंचे। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बीजेपी के चाणक्य दीवार पर लिखी हुई इबारत को बहुत पहले ही पढ़ चुके थे कि यहां पर तो हार होने जा रही है, इससे बेहतर यह है कि यहां के चुनावी मैदान में उतरा ही न जाए? अभी जो काउंटिंग है बहुत इनिशियल स्टेज की है, तो लगता है अमित शाह पर बात करेंगे सर जो सवाल होगा उसी का हम जवाब लेंगे। अमित शाह पर बात करेंगे। अमित शाह बिहार में क्यों नहीं? अमित शाह जी की आपको मालूम है उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, 3 बार तो उनको नहीं, लेकिन इसी दौरान पश्चिम बंगाल तो गए ना, इसी दौरान पश्चिम बंगाल तो गए। अब गए हैं जब ठीक हो गए। तो ठीक होने से पहले तो वो घर पे ही थे, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की ज्यादा और किसी एक्टिविटी में नहीं थे। 2 बार 3 बार तो उनको एम्स में जाना पड़ा। तो उसका ऐसा नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं। जेडीयू खेमे के साथ कोई हलचल शुभ्रा बताने वाली हैं। शुभ्रा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार चाहती हूँ कि जेपी दीवान साहब का रुख कर लिया जाए। जेपी दीवान साहब, क्या ये युवा बनाम अनुभवी का जो फाइट है उसको जनता के सामने ठीक वैसे ही रखने में कामयाब हो गए तेजस्वी यादव, इसीलिए हम ये आज पूरा आंकड़ा देख रहे हैं? और 95-111 पर ये टैली रुकी हुई है, 95 और 111। आपको लगता है कि एनडीए फाइट बैक कर सकती है? देखिए, लगता तो नहीं है, क्योंकि जो एक बार बढ़त हासिल कर लेता है, तो हमने देखा है कि बहुत कम केसेस में वो बढ़त कम होती है। एनडीए ठीक है, वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आगे जा पाएंगे। और जहां तक ये युवा उसका सवाल है, ये इसमें सफलता बिल्कुल आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने युवा नेतृत्व को स्थापित करने में जो भूमिका निभाई है और जो एक नैरेटिव कायम कर दिया है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। लगातार वो अपने उसमें कहते रहे कैंपेन में कि नीतीश जी थक चुके हैं। नीतीश जी से हमें नीतीश जी थक चुके हैं। क्या वाकई में नीतीश थक चुके हैं? जेडीयू खेमे से क्या हाल चला रही है? जेडीयू नेता संजय सिंह से इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या ने बात की है। एक बार हम सुनते हैं। नीतीश के बारे में अगर ये कहा जा रहा है कि टायर्ड हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, जेडीयू खेमा क्या सोचता है? नीतीश अगर इस चुनाव के बाद क्या नीतीश वाकई में संन्यास ले लेंगे? इस पर जेडीयू खेमा क्या चलता है? जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं संजय सिंह, ऐश्वर्या ने बात की है, सुनिए। संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अर्ली ट्रेंड्स हैं भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन को लीड मिल रही है अभी भी? नहीं, देखिए, हम लोग
लीड लेंगे एनडीए और हमारा सरकार बनेगा। निश्चित तौर पर सरकार बनेगा। जो एग्जिट पोल में जो सीट हराया जा रहा था वो करीब करीब उससे ज्यादा सीट हम लोग जीत रहे हैं। ये दर्शाता है कि बिहार के जनता को नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्यों पर भरोसा है। लेकिन महागठबंधन लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आज भी जिस तरीके से महागठबंधन क्या कहेगा कि हम हार रहे हैं? निर्दलीय उम्मीदवार भी कहता है हम जीत रहे हैं। जिसको 1000 वोट नहीं आता वो भी कहता है हम जीत रहे हैं। इसलिए आने दीजिए रुझान। बीजेपी और जेडीयू में कौन सबसे ज्यादा सीट्स लेके आने वाले? संजय सिंह मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे हैं। साफ तौर पर संजय सिंह एनडीए प्रवक्ता कह रहे हैं कि पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में ही बिहार चुनाव जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज।